जी अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम अस्सलाम। प्लेजर टू होस्ट यू। वेलकम थैंक टू यू वेरी मेंटोर मच। कंसल्टेंसी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दें, बुरहान कौन है, क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ होते हैं? बुरहान साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं आजकल और मैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ और आजकल यूके में होता हूँ। एक फर्म के साथ हूँ वेंडर बेस्ड और काफ़ी बैंक्स को फाइनेंशियल इंडस्ट्री को हम लोग लुक आफ्टर कर रहे होते हैं फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव सिक्योरिटी के जो होते हैं आपके क्लाउड हो गया, वेब हो गया, मोबाइल हो गया, नेटवर्क हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में चल रहा है आजकल। और तो ये क्वालिफिकेशन आपकी थोड़ा सा ज़रा बताएं ना कि साइबर सिक्योरिटी के लिए तो कोई स्किल्ड क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि कराची में जब मैंने ग्रेजुएशन करी तो पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साइबर सिक्योरिटी पे इतना फोकस नहीं थी बैक इन 2011 एंड 12। तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम था कि आपने जो सीखना है आपने खुद सीखना है, तो खुद ही गूगल किया, खुद ही यूट्यूब किया। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त गूगल सॉरी यूट्यूब उस वक्त बैन था पाकिस्तान में। 2013 में मेरे ख्याल से दोबारा खुला था, तो वो हमारा जो टाइम स्पैन है लर्निंग का वो थोड़ा सा कम हो गया। तो गूगल से जितना हो सका सर्टिफिकेशन, लर्निंग कर्व, वेब का नेटवर्क कैसे होता है, तो हमने गूगल से ज़्यादा किया। यूनिवर्सिटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली खाली एक कोई कोर्स था मेरे ख्याल से, या दो कोर्स थे जो इलेक्टिव थे, कोर भी नहीं थे। बट अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर द साइबर सिक्योरिटी एज वेल बीएस भी करवा रही हैं पाकिस्तान में। ऑलराइट। तो जब आपने ग्रेजुएशन कर रहे थे तो व्हाट वाज द इंटरेस्ट बिहाइंड डूइंग थिंग्स इन साइबर सिक्योरिटी, व्हाट वाज द चार्म? सो द इंटरेस्टिंग थिंग वॉज कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और साइबर सिक्योरिटी में आ रहा था, तो उस वक्त हो ही रहा था कि हमारी एक फील्ड है बग बाउंटी हंटिंग के नाम से। बग बाउंटी हंटिंग में क्या होता है, यू गो ऑन द वेबसाइट फॉर गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड यू हंट द बग्स ऑन देयर वेबसाइट एंड दे विल पे यू इन डॉलर्स। सो बैक इन 2012 आप एक छोटे लड़के हैं और फिर आप बग बाउंटी कर रहे हैं, आपका नाम गूगल पे, फेसबुक पे आ रहा है, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आ रहा है, रिकग्नाइजेशन मिल रही है आपको और फिर डॉलर्स भी आ रहे हैं। So that was the interest development. फिर सेकेंड ईयर ऑफ माई यूनिवर्सिटी आई ज्वाइन अ फॉर्म इन कराची और फिर वहाँ से मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया। और तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट साइबर सिक्योरिटी में व्हेन यू स्टार्ट योर करियर तो क्या देखा, क्या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई? अच्छा, उस वक्त तो कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, जो ऑनेस्ट बात है कि लोगों को इतना पता ही नहीं होता कि क्या करना है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री, आपकी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो आपकी पेन टेस्टिंग या सिक्योरिटी असेसमेंट्स करवाती हैं, बाकी कंपनीज इस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन हमारे पास पॉलिसीज़ भी हैं, हमारे पास प्रोसीजर्स भी हैं, हमारे पास स्कैम्स हो रहे हैं, आए दिन स्कैम्स हो रहे हैं। अब तो वही आ रहा है, आप किसी को कॉल करें तो वो बोलता है कि अपने पिन कोड किसी को मत दें, तो अवेयरनेस भी चल रही है। बिल्कुल। तो मुझे बताएं ना कि और कोई थ्री थ्रेट्स बता दें जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहे हैं आज के एरा के। सबसे मेन जो चीज़ है ना वो इन सब चीज़ों के साथ लिंक हो जाती है, वो है सोशल इंजीनियरिंग का अटैक। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि मैं सामने वाले को बातों में अपने काम निकलवा लूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे मैं वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा हूँ या मैं उसमें मोबाइल में कुछ डाउनलोड करवा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पे क्या होता है कि कॉल्स होती हैं और वो स्कैम होता है कि सर हम बैंक से बात कर रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट इदारे से बात कर रहे हैं, तो हमें आपका डेटा रिक्वायर्ड होगा। सो टॉप थ्री थ्रेड्स अटैक्स इन द इंडस्ट्री एज वेल। एक तो हमारे पास फिशिंग का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। फिशिंग मीन्स कि आपने खोला फेसबुक लेकिन पीछे फेसबुक नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो फेसबुक है, तो आप अपना क्रेडेंशियल्स दे देंगे। कोई बैंकिंग एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली, फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉल करता हूँ कि मैं फलाना बैंक से बात कर रहा हूँ एंड देयर इज एन अपडेटेड एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड कर लें, मैं आपको एसएमएस कर रहा हूँ। सो आई विल सेंड यू एन एसएमएस, यू डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड योर मोबाइल विल बी कॉम्प्रोमाइज कंप्लीटली। ओह माय गॉड, तो यानी फिर मैं भी यार आसानी से इसका विक्टिम बन सकता हूँ। बिल्कुल, जिनको अवेयरनेस नहीं है और लोग जो डर जाते हैं, लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि बैंक हो चाहे कोई गवर्नमेंट इदारा हो, वो आपसे कॉल के ऊपर कभी भी डेटा नहीं मांगेगा। इसकी क्योर के ऊपर तो हम आते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि कोविड के बाद से एक रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था कि ऑर्गेनाइजेशंस कह रही थी कि आप ऑफिस में ना आएँ और घर पे बैठ के रिमोट वर्किंग हो। तो तो व्हाट यू सी, व्हाट यू फोरकास्ट कि उस एरा के बाद से 2019 के बाद से, कोविड के बाद से साइबर सिक्योरिटी का जो एक अटैक था, जो अटैम्प्ट थी, वो बढ़ गई है, कम हो गई है, उसको किस तरह से कंपनीज ने कैटर किया? अ, हमारा जो आईटी का या सिक्योरिटी का जो काम है वो कोविड में काफ़ी बढ़ गया था। उसकी वजह क्या है कि सब रिमोट चले गए थे और सबने अपने काम तो करवाने थे, काम तो बंद नहीं हो सकता। सो यू हैव टू ट्रस्ट द यूज़र एज़ वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक ऑफिस है, तो उधर आपका एक डेकोरम है, एनवायरनमेंट है, आपके हाथ में हर चीज़ है। तो फिर क्या होने लगा कि जब लोग अपने घर से काम करने लगे तो उसके अंदर फिर लोगों ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने शुरू करे।
लोगों ने डिफरेंट चीज़ें भी करनी शुरू की। ऑब्वियसली बात है, आप ऑफिस में भी काम करते हैं तो यूट्यूब वगैरह खोलते हैं, तो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जब चीज़ें आनी शुरू हुई तो अटैक वेक्टर जो आपका बढ़ गया। मिसाल के तौर पे बहुत इन्हांस अटैक्स हैं जो AWS और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड के ऊपर हुआ क्या कि यूज़र का डेटा लीक हुआ, उसके अंदर उसकी सीक्रेट कीज लीक हो गई और वो एक डेटा कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ मामला चला गया। सेकेंडली, रैंसमवेयर का बहुत बुरा अटैक होना शुरू हो गया क्योंकि एवरीवन इज ट्रस्टिंग एवरीवन। रिमोट है, अब मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी के CEO हैं, आप किसी को ईमेल करते हैं इंटरनल, तो वो आपको कॉल करके नहीं पूछेगा कि आपने ईमेल किया नहीं किया। वो ईमेल खोलेगा, फाइल डाउनलोड करेगा और उसमें लिखा होगा प्लीज रिवर्ट बैक इन एन आवर और समथिंग लाइक दैट, तो वो फाइल डाउनलोड कर लेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि वो ईमेल आपने नहीं भेजा, वो फिशिंग है, वो स्कैमिंग है, वो किसी ने DNS स्पूफ किया है या कुछ भी किया है, फेक ईमेल है बेसिकली, सादे अल्फाजों में। तो वो तो डाउनलोड कर लेगा, लेकिन रैंसमवेयर आ जाएगा, फिर आपका सिस्टम एनक्रिप्ट हो जाएगा और फिर वो आपसे बिटकॉइन मांगेगा, फलाना फलाना। तो अटैक वेक्टर बहुत बड़ा हो गया इसके बाद से। तो आप ये थोड़ा सा बताएं ना ऑडियंस को कि अंडर एस्टिमेटेड जो थ्रेट है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर जिस पे हमें फोकस रहना चाहिए वो हम नहीं रहते, तो वो कौन सा थ्रेट है? सोशल इंजीनियरिंग हमेशा से एक ही है मेरे पास। तो सोशल इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ है कि देयर इज अ कोट कि एवरीथिंग इज पैचेबल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट ह्यूमन स्टूपिडिटी। इंसान जो है इमोशनली फंक्शनल है। तो हम क्या होता है कि हम किसी की बातों में भी आ जाते हैं, हम किसी पर भरोसा भी करना शुरू कर देते हैं। अब आप मेरे साथ या मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, एक हफ्ता मेरे साथ खाना खा रहा है, चाय पी रहा है ऑफिस में, तो ऑब्वियसली बात है एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड अप हो जाता है। उसके बाद आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स। अगर मेरी इंटेंट ये है कि मुझे कुछ हार्म करना है या डेटा लीक करना है या मुझे कुछ भी करना है, सो आई गिव यू माई USB, यू विल पुट दैट इन योर लैपटॉप, यू कैन गिव मी योर लैपटॉप एज वेल कि मुझे एक ईमेल करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पड़ोसी हैं, मैं उनसे बोलूँ मुझे वाईफाई का पासवर्ड दे दें, मुझे एक ईमेल करना है अर्जेंट, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। सो वो एक बार पासवर्ड देंगे, लेकिन मैं उनके सिस्टम के अंदर मतलब नेटवर्क में आ जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं उनके साथ मैलिशियस चीज़ें कर सकता हूँ। सो द पर्टिकुलर कोर थिंग इज सोशल इंजीनियरिंग एंड द अवेयरनेस एज वेल, क्योंकि आजकल इजी पैसा, जैस कैश के ऊपर बहुत स्कैम्स हो रहे हैं और फिर वो ट्रैक बैक नहीं हो पाते। उसकी वजह ये है कि वो जिनके नाम पे सिम्स होती हैं वो होते ही नहीं है, वो ट्रेल नहीं मिल पाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी टू गुड टू बी ट्रू वाली एक कहानी है ना, एक स्टेटमेंट है कि कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो वो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया और डिफरेंट एप्लीकेशंस में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं करते। 2FA ऑन करें ताकि SMS आपके मोबाइल के ऊपर कोड आए, रिसीव हो कि आपने ही लॉग इन किया है। सो आप एक हद तक सिक्योर हो सकता है। तो अब ये बताएं कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, डायनामिक इन्वायरमेंट है, थिंग्स आर रैपिडली मूविंग ऑन, AI का ज़माना है। तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्या क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत अहम रोल है अगर देखा जाए तो। जब से ChatGPT वगैरह आया तो लोग समझते हैं कि हमारी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। ऐसा हरगिज नहीं है, क्रिएटिविटी इज ऑलवेज देयर। ChatGPT आपका एक टूल है, जैसे आपका ग्रामरली है, कैनवा है, वो सब चीज़ आपको हेल्प करने के लिए होती है। सो द प्रॉब्लम इसके AI और सिक्योरिटी को अगर हम देखें तो AI के अंदर एक चीज़ होती है ML, मशीन लर्निंग, AI की फील्ड से रिलेटेड है। उसके अंदर मशीन पैटर्न लर्न करती है कि किस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं। तो वो सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव बोथ ऑफ देम। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में ये होता है कि एक अटैक पैटर्न है जो आपने फेस किया दुनिया में किसी कोने पे, आपने अगर वो एक्सपोज किया, बताया, तो जितने मशीन्स हैं दुनिया में या कंपनीज हैं उनको अलर्ट चला जाएगा कि इस तरह का एक अटैक पाकिस्तान में कराची में एक जगह पे हुआ है। तो वो उसकी रेमेडी बना के फॉरन अपलोड कर देते हैं। तो AI ML ड्रिवन जो अटैक्स हैं वो भी बहुत तेज हो गए हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होता है APT का। APT क्या होते हैं? सादा अल्फाज में स्टेट ओन अटैकर्स, कि आपकी गवर्नमेंट उनको ओन करती है, उनको फंड करती है, उनको टूल्स प्रोवाइड करती है। बिकॉज सारा मसला जो है ना आज के दौर में वो है डेटा का। जिसके बाद डेटा इज द न्यू ऑयल, ये जिसका डेटा है वो जीत जाएगा। तो हर कोई, अब देखें, जमीनी जो अगर हम बोलते हैं कि जंग होगी तो वो बहुत मुश्किल दिखती है, दुनिया में बहुत कम होती है। आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल वॉर चल रही है कि मैं आपकी एटलीस्ट मैं आपके सिस्टम के अंदर घुस के देखूं कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट मूव क्या है। तो या तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग। तो बेसिक प्रैक्टिसेस बताएं ना कि आप यूके में होते हैं अभी, तो यूके का इन्वायरमेंट और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में साइबर सिक्योरिटी का डिफरेंस क्या है, और एक ऑर्गेनाइजेशंस को क्या वो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो अपनानी चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि वो इस मिनिमल थ्रेशोल्ड से बचे रहें?
अच्छा, पाकिस्तान और यूके की बात नहीं है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो सिक्योरिटी को अभी इतना ज़्यादा अहम नहीं कंसीडर किया जा रहा था जब तक ये अटैक्स नहीं होने शुरू हुए थे। क्रिप्टो के अटैक्स हुए, फिर रैनसमवेयर के अटैक्स हुए, ब्रीचेस हुए। लेकिन अब पाकिस्तान हो या यूके हो, उनके पास तो एक पॉलिसी भी है। हमारे पास भी पॉलिसी है, इम्प्लीमेंट मतलब वही वाली बात है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन देयर इज अ पॉलिसी एज वेल। कंपनी को सबसे बेसिक जो काम करना चाहिए वो साइबर हाइजीन पे काम करना चाहिए। बहुत कॉमन है, मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन में देखा जब भी मैं टेस्टिंग करने जाता था कि एक कॉमन पासवर्ड होता है जो सब सिस्टम एडमिन्स को पता होता है, और वो एक दूसरे को आवाज़ लगा के वो पासवर्ड बता रहे होते हैं। तो आप अगर टेक्निकल नहीं है तो आप तो नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर मैं टेक्निकल हूँ वो उसको कैच कर लेगा। तो साइबर हाइजीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई एक चीज़ नहीं है इसके अंदर कि आपने पासवर्ड करना है, नहीं, इसके अंदर आपके रोटेशनल पासवर्ड्स होने चाहिए, आपके वाईफाई ब्लॉक होने चाहिए, हिडन होने चाहिए एसएसआईडीज, कि कोई किसी को देना है तो दें। आपके नेटवर्क्स वीलैन्स अलग होने चाहिए, कि अगर मैनेजमेंट एक पोर्टल पे है लैन के ऊपर, तो आपका जो यूज़र आ रहा है वो अलग लैन पे हो, ताकि वो आपस में ओवरलैप ही ना कर सके ना, कि अगर वो उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं तो आपका ये हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपनी दो इन्वायरमेंट्स होते हैं, यूएटी इन्वायरमेंट होता है बैंक्स के अंदर खास करके आजकल देखा जाता है, और एक आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो यूएटी पे खुली भी होती हैं, वही प्रोडक्शन पे भी जाके खुली रह जाती हैं। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी हैं इसमें निटिग्रिटीज़। अच्छा, अब ये बताएं ना कि अगर आप बैंक्स की बात कर रहे हैं, एक ब्रीच हो जाता है बैंक के अंदर, किसी बैंक के अंदर या किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर या छोटी कंपनी के अंदर, तो ब्रीच होने के बाद रेमेडियल पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? रेमेडियल स्टेप, इसका पूरा एक हमारे पास कॉम्प्रोमाइज असेसमेंट का या इंसिडेंट रिस्पांस की एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है, एक पूरा एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एक एक पॉइंट के ऊपर जब आपकी कंपनी में अटैक हो जाता है एंड यू आर अवे के अटैक हो चुका है, तो सबसे पहले तो आप अपने नेटवर्क्स को वहाँ से डिस्कनेक्ट करें, ताकि जो चीज़ जहाँ है वहीं रुक जाए। क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ जो है ना बाहर से कम्युनिकेट कर रही है, एक बात हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अगर कोई मेलवेयर आपके सिस्टम में है तो वो बाहर दुनिया में कहीं ना कहीं किसी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर जैसे आप उसका कनेक्शन ब्रेक करेंगे ना, तो उसका कनेक्शन सबसे पहले रुक जाएगा। उसके बाद आप उसको कंटेन करते हैं, उसके बाद आप उसकी रेमेडी करते हैं और उसको फाइंड करते हैं कि कहाँ है। तो एक कॉम्प्रोमाइज असेसमेंट की एक टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पे बहुत होती है और दुनिया में भी होती है। तो उसमें होता है कि मैं आऊँगा, एक तो ये चीज़ है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, एक चीज़ ये है कि आपको लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, तो मैं आऊँगा और मैं हर वो तरीका उसके ऊपर ट्राई करूँगा आपके सिस्टम पे जो कि एक अटैकर कर सकता है, और फिर मैं आपको फाइनली एक रिपोर्ट दूंगा, डायग्नोसिस करूंगा। बेसिकली आप एक डॉक्टर के पास गए, उसवाले टेस्ट करा के आ जाएं, तो मैं आपके टेस्ट करूंगा। तो ये इसकी अपडेट है। तो फिर आप इसी बात पे बताएं ना, हमारे इंडिविजुअल्स को कोई एडवाइस दें कि हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देयर इम्पोर्टेंट डाटा। सबसे पहले तो अपने डेटा को ज़रूरी समझें, क्योंकि हमारे लोग हमारे डेटा को ज़रूरी नहीं समझते। मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर मेजॉरिटी जो है, अगर मैं बोलूँ 70-75% तो एंड्रॉइड वाले यूज़र्स हैं, और 25 जो है वो दूसरे ब्रांड्स के मोबाइल यूज़ करते हैं। एंड्रॉइड को मैं क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में प्रॉब्लम क्या होती है, आप भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, और अपलोड बड़े आराम से कर सकता हूँ, एंड्रॉइड उसको एक्सेप्ट बड़ी आराम से कर लेता है। iOS के अंदर आपको एप्लीकेशन लगाएं लेकर आए जिसके अंदर सर्टिफिकेट नहीं है या एम्बेडेड सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो उसको इंस्टॉल नहीं होने देता, वो एरर दे देता है। एंड्रॉइड के अंदर आप खुद उसको पुश करते हैं कि इंस्टॉल अननोन रिसोर्सेज, तो वो क्या होता है कि उसमें कोई भी एप्लीकेशन आ रही है, आपको नहीं पता वो क्या लेकर आ रही है, क्योंकि देयर मस्ट बी मल्टीपल एप्लीकेशन जो पास के अंदर बैन की गई हैं गूगल प्ले से। कैम स्कैनर नाम की एक एप्लीकेशन थी जिसपे बहुत बड़ा अटैक था, जिसके अंदर मेलवेयर था। तो होता क्या है कि 10 लाइनों का 20 लाइनों का एक छोटा सा कोड होगा जो बाहर सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा होगा। 20 लाख लाइनों में 200 लाइनों का कोड आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, वो एक कनेक्शन बना रहा होगा। और कनेक्शन से होगा क्या कि आपके मोबाइल का जितना डेटा है, पिक्चर्स, कॉन्टेक्ट्स, डेटा, फाइल मैनेजर, इवन के वो रिमोट के ऊपर आपका मोबाइल का माइक ऑन कर सकते हैं और आपकी लाइव बात सुन सकते हैं या क्या हो रहा है। आपका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा खोल सकते हैं ताकि वो देखें लाइव उस वक्त कमरे में क्या हो रहा है। सो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। सो जस्ट सिक्योर योर डेटा, कीप योर डेटा सेफ। लोग अहमियत नहीं देते। दुनिया में ये होता है कि कोई ब्रीच होता है तो लोग उस पर काम करते हैं और उसकी रेमेडिएशन पे जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि ब्रीच हो जाता है और फिर वो डेटा मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है, बहुत सस्ते में बिकना शुरू हो जाता है। आपको किसी की डिटेल चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो ये होता रहा है पास के अंदर, इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं। तो साइबर हाइजीन पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है। किसी की भी यूएसबी कहीं से भी उठा के कुछ भी ना लगा लें, किसी को भी सिस्टम देके कुछ भी ना इंस्टॉल कर लें। क्रैक से बचें, ऑब्वियसली बात है, बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह
क्रैक विंडोज इंस्टॉल करी हैं, सबने यूज़ करी हैं। जंबो सीडी वाला होता था, 25 रुपए में सीढ़ियाँ, या तो वो जाते थे सदर में, क्या था नाम भूल गया मैं उसका, खैर पता नहीं क्या नाम, रेम्बो सेंटर, वहाँ पर 20-20 रुपए में सीडी मिलती थी क्रैक। तो प्रॉब्लम ये कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, समटाइम यू पे विद योर मनी एंड समटाइम यू पे विद योर डेटा। तो ये बात याद रखने की ज़रूरी है कि आपके पास जब तक मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर क्रैक हैं, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, क्रैक डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो किसी ने फ्री में डाला है तो किसी वजह से डाला है। आप खुद डेलिबरेटली एंटीवायरस को बंद करते हैं और क्रैक इंस्टॉल करते हैं। तो क्रैक इज अ वायरस दैट जस्ट डीएक्टिवेट द एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ योर एप्लीकेशन। सो कोशिश करें कि क्रैक ना यूज करें, कोशिश करनी चाहिए वैसे। तो आई थिंक हम तो इस वक्त रिस्क पे हैं आई गेस। सारी जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हों, चाहे वो किसी कंपनी वाले हों जो किसके काम कर रहे हो, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा बताएं कि इसके ऊपर क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी इस करंट सिचुएशन के अंदर, ताकि हम लोगों तक इस अवेयरनेस को क्रिएट कर सकें और बता सकें कि हाउ दे कैन मैनेज देयर प्राइवेसी इन द डाटा। सबसे पहले तो अपने डेटा को ज़रूरी समझें, क्योंकि हमारे लोग हमारे डेटा को ज़रूरी नहीं समझते। मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर मेजॉरिटी जो है, अगर मैं बोलूँ 70-75% तो एंड्रॉइड वाले यूज़र्स हैं और 25 जो है वो दूसरे ब्रांड्स के मोबाइल यूज़ करते हैं। एंड्रॉइड को मैं क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में प्रॉब्लम क्या होती है, आप भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ और अपलोड बड़े आराम से कर सकता हूँ। एंड्रॉइड उसको एक्सेप्ट बड़ी आराम से कर लेता है। iOS के अंदर आपको एप्लीकेशन लेकर आए जिसके अंदर सर्टिफिकेट नहीं है या एम्बेडेड सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो उसको इंस्टॉल नहीं होने देता, वो एरर दे देता है। एंड्रॉइड के अंदर आप खुद उसको पुश करते हैं कि इंस्टॉल अननोन रिसोर्सेज, तो वो क्या होता है कि उसमें कोई भी एप्लीकेशन आ रही है, आपको नहीं पता वो क्या लेकर आ रही है, क्योंकि देयर मस्ट बी मल्टीपल एप्लीकेशन जो पास के अंदर बैन की गई हैं गूगल प्ले से। कैम स्कैनर नाम की एक एप्लीकेशन थी जिसमें बहुत बड़ा अटैक था, जिसके अंदर मेलवेयर था। तो होता क्या है कि 10 लाइनों का 20 लाइनों का एक छोटा सा कोड होगा जो बाहर सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा होगा। 20 लाख लाइनों में 200 लाइनों का कोड आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, वो एक कनेक्शन बना रहा होगा। और कनेक्शन से होगा क्या कि आपके मोबाइल का जितना डेटा है, पिक्चर्स, कॉन्टेक्ट्स, डेटा, फाइल मैनेजर, इवन के वो रिमोट के ऊपर आपका मोबाइल का माइक ऑन कर सकते हैं और आपकी लाइव बात सुन सकते हैं या क्या हो रहा है। आपका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा खोल सकते हैं ताकि वो देखें लाइव उस वक्त कमरे में क्या हो रहा है। सो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। सो जस्ट सिक्योर योर डेटा, कीप योर डेटा सेफ। लोग अहमियत नहीं देते। दुनिया में ये होता है कि कोई ब्रीच होता है तो लोग उस पर काम करते हैं और उसकी रेमेडिएशन पे जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि ब्रीच हो जाता है और फिर वो डेटा मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है, बहुत सस्ते में बिकना शुरू हो जाता है। आपको किसी की डिटेल चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो ये होता रहा है पास के अंदर, इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं। तो साइबर हाइजीन पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है। किसी की भी यूएसबी कहीं से भी उठा के कुछ भी ना लगा लें, किसी को भी सिस्टम देके कुछ भी ना इंस्टॉल कर लें। क्रैक से बचें, ऑब्वियस सी बात है, बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह क्रैक विंडोज इंस्टॉल करी हैं, सबने यूज़ करी हैं। जंबो सीडी वाला होता था, 25 रुपए में सीढ़ियाँ, या तो वो जाते थे सदर में, क्या था नाम भूल गया मैं उसका, खैर पता नहीं क्या नाम, रेम्बो सेंटर, वहाँ पर 20-20 रुपए में सीडी मिलती थी क्रैक। तो प्रॉब्लम ये कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, समटाइम यू पे विद योर मनी एंड समटाइम यू पे विद योर डेटा। तो ये बात याद रखने की ज़रूरी है कि आपके पास जब तक मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर क्रैक हैं, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, क्रैक डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो किसी ने फ्री में डाला है तो किसी वजह से डाला है। आप खुद डेलिबरेटली एंटीवायरस को बंद करते हैं और क्रैक इंस्टॉल करते हैं। तो क्रैक इज अ वायरस दैट जस्ट डीएक्टिवेट द एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ योर एप्लीकेशन। सो कोशिश करें कि क्रैक ना यूज करें, कोशिश करनी चाहिए वैसे। एनी मैसेज टू आवर ऑडियंस? Just keep your data safe. Just keep your data safe at every cost, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका डेटा, यही चीज़ें होती हैं जो कि हम फेस करते हैं कि मेरा डेटा लीक हो गया, फिर हम उनको एफआईए को रेफर कर रहे होते हैं कि सर इनका डेटा लीक हो गया, ये ब्लैकमेल कर रहा है, कर रही हैं XYZ। सो जस्ट साइबर हाइजीन थोड़ी सी फॉलो करें। मज़ा नहीं आएगा सुनने में, लेकिन मैं बड़े खुल के बोलता हूँ कि भाई देखें, जो भी आप विंडोज़ क्रैक, लोग बड़ा ना सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ करते हैं, क्रैक विंडोज़, क्रैक, मैं उसको बोलता हूँ चोरी। आप चोरी का सॉफ्टवेयर और चोरी की विंडोज जब तक नहीं हटाएंगे ना, या मोबाइल में एप्लीकेशन में कैमकट नाम की, क्या नाम है, कैपकट नाम है, पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन है, लोग क्या करते हैं, प्रो वर्जन के चक्कर में मोबाइल में भी क्रैक एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं फ्री के लिए। तो कोशिश करें कि ना करें। अगर आपको अपना डेटा अच्छा लगता है तो बिल्कुल करें, मतलब नहीं अच्छा लगता तो करें बिल्कुल, ताकि आपका डेटा ग्लोब में कहीं पड़ा हुआ हो, आपके नाम से फेक प्रोफाइल्स बनी हुई हो। क्योंकि पास में देखा गया कि लोगों की प्रोफाइल बनाई जाती है और उन्हीं के कॉन्टैक्ट को मैसेज करके उनसे पैसे मांगे जाते हैं। आपने अगर शायद कभी सुना हो, हमारे बहुत करीबी लोग हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनका अकाउंट हैक हुआ, उन्होंने उनको
रीसेट का कोड सेंड कर दिया उन्हीं के अकाउंट का, फेसबुक का। अच्छा, उसमें होता है क्या है, जब तक आप उस पर क्लिक करके वही ओटीपी अगर नहीं बताएंगे तो उसका पासवर्ड रीसेट नहीं होगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैं आपको ही मैसेज करूं, आप ही के कोड का लिंक बना के जनरेट करके कि रोहिल साहब आपके पास एक 4 डिजिट का कोड आया होगा, प्लीज वो मुझे दे दें, और मैं आपका दोस्त हूं, आप मुझे ट्रस्ट करना, बोले पता नहीं क्या मांग रहा है, चाहिए 1 2 3 4 आया होगा, आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और ये हुआ है, मेरे सामने हुआ है। तो मैं तो मुस्कुरा दिया करता था कि सही है, आप सलाम है फिर आपके ऊपर, कह रहे हैं भाई मेरा दोस्त था उसने मांगा था, मैंने कहा ठीक है फिर दे दें दोस्त को। Burhan, very nice meeting you. Pleasure hosting you today. Thank you so much for coming to Mentor. Thank you. Thank you.